बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 605 फाइनल टर्म की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम लॉन्ग और शॉर्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। रिस्क की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 2, अनसर्टेनिटी एंड लॉस। अनसर्टेनिटी में क्या होता है? रिस्क मे और मे नॉट हैपन। लॉस में क्या होता है कि इफ रिस्क बिकम्स अ रियलिटी, अनवांटेड कंसिक्वेंसेस और लॉसेस विल अकर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिव्यूज़। रिव्यूज़ की आपने बतानी है कितनी टाइप्स होती हैं। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा टाइप है, लेकिन इन जनरल हमारे पास कितनी इसकी टाइप्स हैं? 2 मेन कैटेगरीज, इनफॉर्मल रिव्यूज़ एंड फॉर्मल रिव्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इज सिस्टम कॉल्ड अ लेगेसी सिस्टम। सिस्टम को कब जो है वो लेगेसी सिस्टम कहा जाता है? अ सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी अ लेगेसी सिस्टम इफ़ इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर मैनी ईयर्स। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? मैनी कंपोनेंट्स हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस रूल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन डाटा, सपोर्ट सिस्टम एंड सिस्टम हार्डवेयर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है सिंक्रोनस का और ओपन पैराडिम का। ठीक है। ओपन पैराडिम में होता क्या है? टीम को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि क्लोज्ड पैराडिम के कुछ कंट्रोल्स भी हासिल हो जाएं और जो रैंडम पैराडिम वाली इनोवेशन है वो भी मिल जाए। ठीक है। ये जो ब्लू में है ये रोमन में लिखा हुआ है, आपने इंग्लिश में आंसर करना है। ठीक है। और सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करता है, और टीम मेंबर्स उन पार्ट्स पर काम कम्युनिकेशन के साथ जो है वो काम करते हैं। ठीक है। इसमें यह है कि टीम मेंबर्स उन हिस्सों पर कम कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ SCM इज़ नॉट इन इट्स प्रॉपर प्लेस देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है। अगर SCM जो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये प्रॉपर प्लेस में नहीं है तो कौन से इसकी डिसएडवांटेजेस होंगे? ठीक है। SCM is one of the 5 KPA required for organization to be at CMM level 2. That means according to SEI, effective project management is not possible without having a proper SCM function in place. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या बेसिक आइडिया बिहाइंड SCM is to manage and control change as mentioned by Bursoff. No matter where you are in the system life cycle, the system will change. ठीक है। बर्सऑफ के मुताबिक सिस्टम लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पर सिस्टम में चेंजेस आती रहती हैं और चेंज की ज़रूरत पूरी लाइफ साइकिल में रहती है। ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन चेंजेस को इस तरह मैनेज किया जाए कि कियोस में तब्दील ना हो जाए। ठीक है। इसके बाद है रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स। रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? ठीक है। वी नीड टू टैग रिक्वायरमेंट्स। इसके अगर आप ये बता देना, ये जैसे ये नाम ये भी इनफ है। ठीक है। रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से नाम हैं इस क्वेश्चन को ना आप देख लें। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इसके अच्छे से देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई आर मेजरमेंट्स कलेक्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिकॉज मेजरमेंट प्रॉब्लम की पहचान करने के साथ साथ उसके सोल्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस मालूम करने में मदद करती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कलेक्ट करता है? इंजीनियर measures and develops metrics and indicators. Fault tree can be used to predict the chain of events. ये आपने बताना है। फॉल्ट ट्री क्या होता है? फॉल्ट ट्री एनालिसिस जैसी एनालिसिस टेक्निक्स उन इवेंट्स की चेन प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं जो हैज़र्ड्स पैदा कर सकती हैं। इससे ये भी मालूम होता है कि हर इवेंट के होने का कितना इम्कान है जो इस चेन को कंप्लीट करेगा। ठीक है। व्हाट डज CCB स्टैंड्स फॉर चेंज कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द गाइडलाइंस टू मेक अ रिव्यू मीटिंग सक्सेसफुल। ठीक है। गाइडलाइंस बतानी है किस वजह से सक्सेसफुल होगी। अवॉइड ड्रिफ्ट। ठीक है। लिमिट डिबेट एंड रेबुटल, इनशिएट प्रॉब्लम्स एरियाज बट डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। इनमें से कोई सी जो भी आपको ईजी लगती है आप वो रेडी कर लें। ठीक है। रिव्यू योर अर्ली रिव्यूज़, डिटरमिन व्हाट अप्रोच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मेक इट
डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। जो इम्पोर्टेंट फीचर है ना एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेवलपर्स मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और इतनी करीबी से काम करते हैं कि अक्सर एक ही कंप्यूटर शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट ट्रेसेबल देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का बहुत अहम हिस्सा है। अगर रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबल ना हो तो उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिफरेंस बताना है फाउंटेन मॉडल का और RUP का। फाउंटेन मॉडल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल है। इस मॉडल में मुख्तलिफ फेसेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जिससे एक्टिविटीज़ का ओवरलैप वाज़ेह होता है। और RUP क्या होता है, ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मुख्तलिफ इंक्रीमेंटल आइटरेशंस के ज़रिए डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। डेवलपमेंट के दौरान एक्टिविटीज़ पैरेलल चलती हैं, लेकिन किसी वक्त एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, फार्मूला बताना है MTBF, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये आपके MCQs में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में ये आते हैं। ठीक है, MTBF का फार्मूला क्या है, MTTF प्लस MTTR। जितने भी फार्मूले हैं ना आपने अच्छे से रेडी करके जाने हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट क्लेम्स that the requirement errors are the most common types of software errors and are the most costly to fix. Do you agree? Yes, I agree. इसके अंदर क्या है कि प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। रिक्वायरमेंट एरर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे कॉमन एरर होती हैं और इन्हें ठीक करना सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट एरर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर की बुनियादी वजूहात में भी शामिल होते हैं। ठीक है, विच वन इज़ द एड होक लेवल इन CMM, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने बताना है कि ये किस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो एड होक लेवल इन CMM है ये कौन सा लेवल है। ठीक है, ये लेवल 1 है। तो इसी तरीके से आपने सारे लेवल्स का अच्छे से याद कर लेना है कि कौन से लेवल में क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 पैरामीटर्स ऑफ लेगेसी सिस्टम। इसके पैरामीटर्स बताने हैं कौन से हैं। फर्स्ट है बिजनेस वैल्यू, देन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल रिव्यू मीटिंग इज अटेंडेड बाय द रिव्यू लीडर, द रिव्यूअर एंड द प्रोड्यूसर। राइट द रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड रिव्यूअर इन द मीटिंग। प्रोड्यूसर क्या करता है, इसमें प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फॉर्म करता है कि वर्क प्रोडक्ट WP तैयार है और अब इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। ठीक है, रिव्यू मीटिंग में रिव्यू लीडर्स और रिव्यूअर्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये शामिल होते हैं। रिव्यूअर्स में से एक रिकॉर्डर का रोल भी निभाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को डिटेल से एक्सप्लेन करता है, जबकि जो दूसरे रिव्यूअर्स अपनी पहले से की हुई प्रिपरेशन की बुनियाद पर इश्यूज और ऑब्जर्वेशंस उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Whenever change is required, CCP decide allow or deny it. If the change is necessary and ECO is generated, what type of information are depicted by ECO? ठीक है, ECO का आपने बताना है, स्टेप्स बताने हैं। ECO क्या डिफाइन करता है, change to be made, constraint that must be respected and the criteria for reviewing and audit। उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, need for change is recognized, change request from user, developer evaluate, change report is generated and CCA decides। either step 6A और 6B is performed, step 7 to 7। ये आप स्टूडेंट्स देख लें, मुझे इस क्वेश्चन में क्यों डाउट हो रहा है, तो आप ये एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है ना ये सारा आंसर। तो आप ये वीडियो पॉज करके एक दफ़ा इसको चेकआउट कर लें। ठीक है, हैंड आउट से इसको मैच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। Why are large classes and duplicate code considered bad smells? Give at least one reason for each। लार्ज क्लासेस कौन सी होती हैं? लार्ज क्लासेस ट्राई टू डू मच विच रिड्यूस कोहेजन एंड डुप्लीकेट कोड। इफ़ यू modify one instance of duplicated code but not the others,
यू मे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बग। ठीक है, लार्ज क्लासेस में क्या होता है, एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा काम करती हैं जिसकी वजह से कोहेजन कम हो जाती है। ठीक है, और डुप्लीकेट में क्या होता है, कोड की सिर्फ एक कॉपी मॉडिफाई की जाए और दूसरी कॉपीज अपडेट ना की जाए तो बग क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इज इट करेक्ट दैट इन रिवर्स इंजीनियरिंग वी मूव फ्रॉम लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल टू हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। तो आपने बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। यस, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग अ प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू द सोर्स कोड। ठीक है, यानी कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एनालिसिस किया जाता है ताकि सोर्स कोड से ज़्यादा हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर उसकी रिप्रेजेंटेशन तैयार की जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी बी इंक्रीज्ड बाय रिवीजन, एक्सप्लेन। इसका आंसर ये है कि डिफेक्ट efficiency removal is a measure of how many defects are removed by the quality assurance processes before the product is shipped for operation। ठीक है, ये डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी ये बताती है कि प्रोडक्ट को ऑपरेशन में भेजने से पहले, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस कितनी डिफेक्ट्स रिमूव करती है। ठीक है, और जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी। ये आप इनकी डेफिनेशन देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल दैट आर हेल्पफुल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। यानी आपने बताना है कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसका क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, easy to manage due to the rigidity of model. Each phase has specific deliverables and a review process. Phases are processed and completed one at a time. ठीक है, works well for smaller project where requirements are very well understood. ये suitable होता है small projects के लिए। ठीक है, next हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25, राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ द कंपाउंड नंबर नॉर्मली यूज फॉर रिलीज वर्जनिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड नंबर बताने हैं। ऑल्दो देयर इज नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, typically 3 field compound number of the format XYZ is used. Different fields communicate functionality information about the product release. इसके अंदर ना सब डिजिट्स का अलग अलग बताया है कि इन डिजिट्स को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, उनका काम क्या है। फर्स्ट हमारे पास है X डिजिट, इट इज़ यूज फॉर द मेजर रिलीज नंबर विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मेजर इंक्रीज इन द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी। सेकेंड डिजिट है Y, जिसका क्या काम है, ये इसका स्टैंड है फीचर रिलीज नंबर। द फीचर रिलीज नंबर आइटरेटेड टू आइडेंटिफाई व्हेन अ सेट ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स हैव बीन एडेड or significantly modified from their originally documented behavior। और जो थर्ड डिजिट है Z, ये क्या करता है, इट इज़ अ डिफेक्ट रिपेयर नंबर एंड इज इंक्रीमेंटेड व्हेन अ सेट ऑफ डिफेक्ट इज रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी क्या होती है, it is the focus of stage representation whereas process area capability is the focus of continuous representation। ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी जो है वो स्टेज रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करती है, जबकि जो प्रोसेस एरिया है ये कॉन्टीन्यूअस रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी एंड प्रोसेस एरिया कैपेबिलिटी आर सिमिलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस इसमें बताना क्या है, कॉन्सेप्ट इनका सिमिलर है, जबकि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी क्या परटेन कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, अ सेट ऑफ प्रोसेस एरिया अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जबकि जो प्रोसेस एरिया वो किस चीज़ को डील करती है, किस चीज़ से डील कर रही है, विद अ सेट ऑफ प्रोसेसेस रिलेटिंग टू अ सिंगल प्रोसेस एरिया और अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एडिड बाय एंटरिंग सम जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन एडिशन टू जनरल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय इज सैलरीड और hourly employee. The user has determined that an employee must be either salaried or hourly. Either type has information about dependents. Identify the RET in the above situation.
ठीक है, आपने इस पूरे सिनेरियो को समझ लेना है। इसके बाद बताना है कि या तो ओवरली एम्प्लॉय उसको सैलरी दी जाए या फिर उसको सैलरी दी जाए जो होती है मंथली। ठीक है, तो इसमें बताना है आपने ये क्या है। देयर आर 3 सब ग्रुप्स और RETs एज शोन बिलो। सैलरी में क्या होगा, ये मैंडेटरी है। इंक्लूड इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन। आवरली एम्प्लॉय मैंडेटरी जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, और डिपेंडेंट होता है ये ऑप्शनल होगा। ठीक है, डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन ऑप्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 28, अ चैट मैसेंजर इज रिलीज्ड एंड इट्स वेरिएंट इज 1.0.0. It only processes chat functionality. After 1 year, different major features are added like audio video calls, file sharing and data sharing. Now what variant number will this chat messenger process? ठीक है, यानी कि पहले जो वेरिएंट था चैट मैसेंजर का वो क्या था 1.00, और जब 1 साल के बाद चेंजेस उसके अंदर आई, अपडेशन हुई, तो आपने बताना है कि उसका वेरिएंट कौन सा होगा। ऑब्वियसली उसका वेरिएंट क्या हो जाएगा 2.0.0। ठीक है, आगे इसकी रीजन बताई हुई है। कन्वेंशनली अ रिलीज नंबर स्टार्ट विद अ मेजर नंबर ऑफ 1। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, फॉलोड बाय 0 फॉर इट्स फीचर एंड मेंटेनेंस नंबर, ये जो जीरोस हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट इन अ रिलीज नंबर इज 1.0.0। जो फर्स्ट डिजिट है x, इट इज यूज फॉर द मेजर रिलीज नंबर, ये आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा ना, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेजर इंक्रीज इन द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी। मेजर रिलीज नंबर इज यूजुअली इंक्रीमेंटेड। इंक्रीमेंटेड कहते हैं कि उसका ऐड हो जाना, एक नंबर का ऐड हो जाना, टू इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी और न्यू प्रोडक्ट बेसलाइन। जब ये 1 से 2 हुआ ना, तो इसके अंदर इंक्रीमेंटेशन आ गई, इंक्रीमेंट हो गया, और ये साल के बाद क्या हो गया, इसका जो वेरिएंट है वो अपग्रेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एनालिसिस किया जाता है ताकि सोर्स कोड से ज़्यादा हाई एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सके। ठीक है, और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर के प्रिंसिपल्स, मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनको दोबारा डेवलप या फिर रिक्रिएट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, occurrence of software failure does not necessarily result in a hazard or mishap. Do you agree? ठीक है, जो सॉफ्टवेयर फेलियर की जो occurrence है, ठीक है, वो कह रहे हैं does not necessarily result. इसका रिजल्ट ये नहीं हो सकता कि या कोई हैजर्ड हो या कोई मिसहैप हो। ये इस बात से आप एग्री करते हैं या बताएं? यस, एग्री। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या यूज़ करती है, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करती है ताकि लाइकलीहुड को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, software reliability uses statistical techniques to determine the likelihood that a software failure will occur. और occurrence में क्या है, occurrence of software failure does not necessarily result in a hazard or mistake. ठीक है, कि हर सॉफ्टवेयर फेलियर ज़रूरी नहीं कि किसी हैज़र्ड या मिसहैप का सबब बने। ठीक है, on the other hand, software safety examine the ways in which failures result in condition that can lead to a mishap. लेकिन सॉफ्टवेयर सेफ्टी ये देखती है कि सॉफ्टवेयर फेलियर किस तरह ऐसी कंडीशंस पैदा करता है जो मिसहैप तक ले जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, इज इट ट्रू दैट पोकायोग टेक्निक डील्स विद प्रोजेक्ट प्लानिंग? इसका आंसर है नो। पोकायोग ये कौन सी टेक्निक है, ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक है। ये एमसीक्यूज में भी आता है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास की डेफिनेशन है पोकायोग है क्या है। पोकायोग devices are mechanism that lead to prevention of potential quality problems before they occur or the rapid detection of quality problems if they are introduced. यानी पोकायोग मैकेनिज्म का मकसद ये होता है कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही रोक दिया जाए, या अगर वो पैदा हो जाए तो उन्हें फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द एप्रोप्रिएट सिचुएशंस टू स्क्रैप अ लेगेसी सिस्टम? तो इसका आंसर ये है कि लेगेसी सिस्टम को उस वक्त स्क्रैप कर देना चाहिए जब क्या हो, सिस्टम बिजनेस प्रोसेस में अब इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन ना दे रहा हो। ठीक है, इसके बाद बिजनेस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी हो और ऑर्गेनाइजेशन अब उस सिस्टम पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो। ठीक है,
इसको आप ना पॉइंट की सूरत में भी लिख सकते हैं, जैसे ये रोमन में लिखा हुआ है ना, अगर आप ये इंग्लिश में जो आंसर है ना इसको आप पॉइंट की सूरत में लिख देना तो भी सही है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं पैराग्राफ की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बताना है मैयर का और मीट्रिक का। अच्छा, मैयर और मीट्रिक में क्या डिफरेंस है? Within the software engineering domain, Meyer provide quantitative value of some attribute or process of a process, जबकि सॉफ्टवेयर मीट्रिक किस चीज़ को रिलेट कर रही है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं? इट रिलेट्स इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मेजर्स टू प्रोवाइड अ नॉर्मलाइज व्यू, ये नॉर्मलाइज व्यू देता है, जबकि ये चीज़ मेयर क्या प्रोवाइड करता है? क्वांटिटेटिव वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज SCI इन रिस्पेक्ट टू SCM। SCI होता क्या है? ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, इज द इंफॉर्मेशन दैट इज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान क्रिएट की जाती है। 4 रीजन बताने हैं टू माइग्रेट द लेगेसी सिस्टम। इसके ना ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अगर शॉर्ट में आए तो आप नाम भी लिख सकते हैं, अगर उन्होंने नाम पूछा ना कि आप इसके जस्ट नेम दे दें। फर्स्ट है स्क्रैप द सिस्टम कम्प्लीटली, सिस्टम को मुकम्मल तौर पर स्क्रैप कर देना, यानी जब सिस्टम बिजनेस प्रोसेस में इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ना दे रहा हो, बिजनेस प्रोसेसेस बहुत तब्दील हो चुके हों और ऑर्गेनाइजेशन उस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड ना करती हो। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू मेंटेनिंग द सिस्टम, सिस्टम की मेंटेनेंस जारी रखना, जब सिस्टम अभी भी ज़रूरी हो, स्टेबल हो और रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज ना होती हों। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म द सिस्टम इन सम वेज टू इम्प्रूव इट्स मेंटेनेबिलिटी, यानी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना ताकि उसकी मेंटेनेबिलिटी बेहतर हो। जब सिस्टम की क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी हो और उसमें रेगुलर चेंजेस की ज़रूरत हो। रिप्लेस द सिस्टम विद न्यू सिस्टम, सिस्टम को नए सिस्टम से रिप्लेस करना, जब पुराना सिस्टम चलने के काबिल ना रहे और मार्केट में ऑफ दिस शेल्फ सोल्यूशन अवेलेबल हों या रीजनेबल कॉस्ट पर नए सिस्टम डेवलप किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर एंड इट इज़ डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें है किसी स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट में किसी स्पेसिफाइड टाइम तक सॉफ्टवेयर के फेलियर के बगैर चलने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे प्रोग्राम X है, उसका एस्टिमेट कैन बी एस्टिमेटेड टू हैव अ रिलायबिलिटी ऑफ 0.96 ओवर 8 elapsed आवर्स, यानी कि प्रोग्राम X की रिलायबिलिटी 8 घंटों के लिए 0.96 एस्टिमेट की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका स्टैंड बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान। 38 आर SQA टेक्निक्स इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, गिव योर कमेंट्स। SQA टेक्निक क्या ज़रूरी है सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए? SQA प्लान इज डेवलप फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इज़ रिव्यूड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। और इसके अंदर जो प्लान है उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन बतानी है, इसके अंदर कौन कौन सी हैं? इवेलुएशंस टू बी परफॉर्म, ऑडिट्स एंड रिव्यूज़ टू बी परफॉर्म, स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट, प्रोसीजर्स फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय SQA ग्रुप, अमाउंट ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, ये सारे प्लान के अंदर शामिल हैं। ठीक है। द ग्रुप पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर process description, software team select the process and SQA group review the process description for compliance with organizational policies, internal software standards, externally imposed standards and other parts of software project plan। ये आप नंबरिंग में भी लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर टीम क्या चीज़ों को सिलेक्ट करती है और SQA ग्रुप किन किन चीज़ों को रिव्यू कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज द डेडलाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बताना है कि जो डेडलाइन है प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस की, हाउ डज द डेडलाइन ऑफ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एंड रिसोर्सेज, कैसे जो है ये इन्फ्लुएंस कर रही है क्वालिटी पे और प्रोडक्ट की रिसोर्सेज पे। तो डिलीवरी डेडलाइन क्या है? ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है रिसोर्सेज और क्वालिटी को।
with a realistic deadline, chances of delivering the product with high quality and reasonable resources increase tremendously as compared to unrealistic deadline. ठीक है, so a manager has to first determine a realistic and reasonable deadline and then monitor the project progress and ensure timely delivery. पहले वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा रियलिस्टिक और रिजनेबल डेडलाइन को, मॉनिटर करेगा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, और फिर वो क्या करेगा, टाइमली डिलीवरी करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ अ डिज़ाइन एक्टिविटी. गिव योर आंसर येस और नो विद रीज़न. नो, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है वो डिज़ाइन एक्टिविटी नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, इसका प्राइमरी पर्पस है मैनेज और कंट्रोल करना चेंजेस को. ठीक है. मेड टू सॉफ्टवेयर थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. SCM क्या आइडेंटिफाई करता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को, कंट्रोल चेंजेस, मेंटेन वर्जन हिस्ट्री, इस्टेब्लिशेस बेसलाइन, इंश्योर द सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी. ठीक है, इसको आप ना नंबरिंग में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ मॉडिफाइंग द सोर्स कोड एंड डाटा. वी मॉडिफाई सोर्स कोड एंड डाटा इन ऑर्डर टू मेक इट एमिनेबल टू फ्यूचर चेंजेस. हम सोर्स कोड और डाटा को मॉडिफाई इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में चेंजेस करना आसान हो जाए. इसमें कोड रिस्ट्रक्शन और डाटा रिस्ट्रक्शन दोनों शामिल हैं. ठीक है. कोड रिस्ट्रिक्शन होता क्या है, इसका मतलब है प्रोग्राम को दोबारा डिज़ाइन किया जाए लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वही रहे. ठीक है, और क्वालिटी पहले से बेहतर हो. जबकि डाटा रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, डेटाबेस या फिर डेटाबेस स्कीमा, इसको दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसके साथ कोड रिस्ट्रिक्शन भी शामिल हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास MTTF. ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये तो आता ही है पेपर में, किसी का शॉर्ट में आ जाएगा या लॉन्ग में आ जाएगा या MCQs में, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन मस्ट आता है. MTTF 48 है, MTTR 4 है. इसकी अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले आपने MTBF फाइंड करना है. इसके लिए आपने MTTF और MTTR को इसका सम करना है, तो हमारे पास 52 आ गया. तो ये MTBF की वैल्यू क्या है, ये 52. अब अवेलेबिलिटी निकालनी है. अवेलेबिलिटी का फार्मूला होता है MTTF डिवाइडेड बाय MTBF मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है, MTTF की, MTBF की, और फिर 100 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास अवेलेबिलिटी आ जाएगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. जितने भी ये फार्मूले हैं ना फाइनल टर्म में, आपने लाजमी इनको एक दफ़ा अच्छे से याद करके जाना है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स बताने हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के. ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. री इंजीनियरिंग के स्टेप्स कौन से, इन्वेंट्री एनालिसिस, डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग, डाटा और फॉरवर्ड. नेक्स्ट है इज़ द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ईच compartmentalized step necessary. What is the effect of interdependency on the overall project? तो इसका आंसर है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ईच compartmentalized activity or task must be determined. Some tasks must occur in sequence while other occur in parallel. Some activities can't commence until the work product produced by another is available. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती हैं जब तक किसी दूसरी एक्टिविटी का वर्क प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो. क्वेश्चन नंबर 45. The relationship between number of people and time to develop an application is not linear. What do you understand by this statement? The relationship between the number of people and time to develop an application is not linear. It is not as simple as a 120 man day project can be developed by one person वर्किंग फॉर 120 और 120 पीपल वर्किंग फॉर 1 डे. यानी कि इसके अंदर ये सिचुएशन तो नहीं ना आ सकती कि अगर 120 मैन हैं तो इसमें अगर एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसको एक पर्सन 120 डेज में कंप्लीट करे, या फिर ये कंडीशन हो कि 120 पीपल जो है वो एक दिन में ये काम मुकम्मल कर दें. तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है. द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ओवरहेड प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का ओवरहेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें. कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिव्यू मीटिंग. नो रिव्यू इज़ बेटर देन अनकंट्रोल्ड रिव्यू. तो आपने इसको बताना है कि स्टेटमेंट ये क्या है.
अनकंट्रोल्ड रिव्यू ये क्या होती है, ये वर्स होती है देन नो रिव्यू से। बेसिक प्रिंसिपल है रिव्यू शुड बी फोकस, रिव्यू किस पे फोकस करती है, प्रोडक्ट पे, नॉट द प्रोड्यूसर, सो दैट इट डज नॉट बिकम पर्सनल। रिमेंबर टू बी सेंसिटिव टू पर्सनल ईगोस, एरर शुड बी पॉइंटेड आउट जेंटली एंड द टोन शुड बी लूज एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज द सिस्टम बीइंग डेवलप इन W5HH प्रिंसिपल एक्सप्लेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये सारी फाइलें ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, ये मेरे खुद के पेपर में आए हुए थे। The answer to this question allows all parties to evaluate the validity of business reason for the software। यानी इस सवाल के जवाब तमाम स्टेक होल्डर्स को ये इवेलुएट करने में मदद देता है कि सॉफ्टवेयर बनाने की बिजनेस वजह वैलिड है या नहीं। ठीक है, दूसरे अल्फाज में बिजनेस पीपल इस सॉफ्टवेयर पर वक्त और पैसा क्यों जो है वो खर्च कर रहे हैं, इस बात का जवाब W5HH प्रिंसिपल देता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा इसका ना आंसर फिर रिव्यू कर लें, मुझे क्यों इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, ये आप एक दफ़ा ना चेक कर लें। ठीक है, सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर की एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज किए बगैर उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे अक्सर डिज़ाइन को लिखने के बाद बेहतर बनाना भी कहा जाता है, इम्प्रूविंग द डिज़ाइन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन। तो ये थी हमारी CS605 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की फ़ाइल। तो स्टूडेंट्स आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, इसके अंदर शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चन मिक्स हुए हैं, तो आपने लाजमी इन सारे क्वेश्चंस को रेडी करना है और स्किप नहीं करना कुछ भी। और अगर आपको फाइनल टर्म की मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ चाहिए तो आप अपना कोर्स कोड मेंशन कर दिया करें कमेंट्स में, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई होती है, वहाँ पे आप बाकी लेक्चर्स व्यू कर लिया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।